नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी नजर। प्रधानमंत्री आज दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। बताएंगे आपको इससे जुड़ी तमाम अपडेट। साथ ही देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी से उपभोक्ताओं में उत्साह का है माहौल। इसके अलावा केजरीवाल को आबकारी घोटाले से राहत मिलेगी या उनकी बढ़ेंगी मुश्किलें। कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर आज होनी है सुनवाई। लेंगे अपने संवाददाताओं से भी तमाम अपडेट। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना से भाजपा के लोकसभा अभियान की करेंगे शुरुआत। तमिलनाडु के कन्याकुमारी और केरल के पथानामथिट्टा से जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं तेलंगाना के मल्काजगिरी में रोड शो का करने का है कार्यक्रम। निर्वाचन आयोग के 2 नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कार्यभार संभाला। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में कान्हा शांति वनम में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में होंगी शामिल। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्धार्मिक संवाद स्थापित करना। भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन भी करेंगे अर्पित। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी से उपभोक्ताओं में खुशी। नई दर आज सुबह 6 बजे से लागू। राजस्थान सरकार ने की वैट में 2% की कटौती। रूस में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। व्लादिमीर पुतिन को 5वीं बार सत्ता में लौटने की उम्मीद। खेल की खबरों में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन के सामने मलेशिया के ली जी जिया की होगी चुनौती। लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर में विश्व नंबर 3 डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन को दी थी मात। और महिला प्रीमियर लीग में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। विजेता टीम का दिल्ली कैपिटल से रविवार को होगा खिताबी मुकाबला। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना से भाजपा के लोकसभा अभियान की शुरुआत करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले प्रधानमंत्री तमिलनाडु जाएंगे। यहां कन्याकुमारी में पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री का केरल के पथानामथिट्टा से एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। लोकसभा को शाम की बात करें तो प्रधानमंत्री तेलंगाना के मल्काजगिरी में रोड शो करेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने भाजपा के लिए 370 सीटों का टारगेट तय किया है। ऐसे में भाजपा का उत्तर के अलावा दक्षिण के राज्यों पर भी खासा फोकस है। निर्वाचन आयोग के 2 नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने आज कार्यभार संभाल लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पदभार संभालने पर उनका स्वागत किया। दरअसल अनूप चंद्र पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने और 8 मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में ये पद खाली हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन पैनल ने बीते दिन दोनों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। तो नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ने पदभार संभाल लिया है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं ऋषि कुमार हमारे साथ। ऋषि कुमार, दोनों ही चुनाव आयुक्तों ने अपना पदभार अब संभाल लिया है, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, दोनों ही चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने अपना कार्यभार चुनाव आयुक्त के तौर पर संभाल लिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उनका स्वागत करते हुए कहा है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो बखूबी निभाएंगे और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि
जो ऐतिहासिक तरीके से जो आम चुनावों की घोषणा से पहले इनकी जो ज्वाइनिंग हुई है, और इसमें उनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जनरल इलेक्शन जो दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का जो इलेक्शन है, इसमें जो उनकी भूमिका रहेगी, उसके लिए उन्होंने उनके लिए शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि जो जिम्मेदारी पूरे चुनाव आयोग के समक्ष है, उसमें दोनों चुनाव आयुक्तों के उनके साथ ज्वाइन करने के बाद उनकी ताकत बढ़ेगी। और साथ ही साथ उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि जो जिम्मेदारी देश की जनता के लिए हमें सौंपी गई है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, वो हमारी टीम उसको पूरा करने में सफल होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि अब चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त की जा सकती है और पूरी संभावना है कि आज और कल में इसकी घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी इससे पहले घोषणा कर दी गई थी 10 तारीख के आसपास। तो अब काफी समय अगर हम कह सकें तैयारियों के हिसाब से और सब कुछ देखते हुए पूरा हो चुका है। और जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स की जो बैठक है वो पूरी हो चुकी है, चुनाव आयोग की टीम सभी राज्यों में दौरा कर चुकी है या फिर वहां से रिपोर्ट्स मंगा चुकी है। और निश्चित तौर से दोनों चुनाव आयुक्तों की ज्वाइनिंग के बाद जो कार्य का वितरण है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा इनको सौंप दिया जाएगा। और ऐसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि तारीखों का ऐलान। जी ऋषि, देखा जाए तो अब पूरी प्रक्रिया जिस तरीके से पूरी हो गई है, आपने कहा कि ऑब्जर्वर मीटिंग भी हो चुकी है और अब जब नए चुनाव आयुक्त ने पदभार संभाल लिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कह सकते हैं कि आज और कल में अब चुनावों की घोषणा की तारीखों की घोषणा जल्द अब संभव है? बिल्कुल, अब देखिए करीब करीब सभी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो चुकी हैं और आयोग अब इस बात का मंथन कर रहा है कि ये जो तारीखें हैं उसका खासतौर से अगर हम देखें तो 11 बजे रोजाना मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में दोनों चुनाव आयुक्त और जो उप चुनाव आयुक्त होते हैं उनके साथ बैठक की जाती है, खासतौर से तब जबकि चुनावों की घोषणा की जानी हो। तो आज हम जानते हैं कि 11 बजे के आसपास उसी रूटीन मीटिंग को एक बार फिर से बुलाया जा रहा है और इसमें पूरी तैयारियों का आकलन करते हुए, क्योंकि पूरे राज्य में चुनाव, पूरे देश में चुनाव होने हैं, सभी राज्यों में चुनाव होने हैं और कई कई राज्यों में तो विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में जो सभी तैयारियां हैं ऑब्जर्वर्स के माध्यम से, जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से और साथ ही साथ जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हर राज्य में तैनात हैं उनके माध्यम से चुनाव आयोग चुनावों को संपन्न कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि अगर आज होती है तो जैसा कि कहा जा रहा है कि या तो 12 से 3 बजे के आसपास इन चुनावों की घोषणा हो सकती है, अन्यथा कल सुबह 11 बजे से लेकर 12 के आसपास इस तरीके का टेंटेटिव समय है। इसमें बदलाव भी हो सकता है क्योंकि चुनाव आयोग इस मामले में तय करेगा कि समय क्या होना चाहिए, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अब 1-2 दिन में ये घोषणा हो जाए। जी ऋषि, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 चुनाव आयुक्त जो हैं उन्होंने अब पदभार संभाल लिया है और जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अब लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा अब जल्द संभव है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगी। वे हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होंगी। संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस द्वारा आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय आध्यात्मिकता शिखर सम्मेलन का विषय विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति है। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्धार्मिक संवाद स्थापित करना और सभी उम्र के लोगों और जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जोड़ने में सहायता प्रदान करना है। और अगली खबर भूटान के प्रधानमंत्री के भारत दौरे से जुड़ी हुई है। भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। इसके बाद भूटान के प्रधानमंत्री राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इससे पहले कल शेरिंग टोब्गे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनका अपने आवास पर गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भूटान के प्रधानमंत्री भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। कार्यभार संभालने के बाद भूटान के प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। न्यूज़ एट 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद भी। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते,
मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड का दौरा करेंगे। यहां चतरा में वह दोपहर में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर इलाके में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज नागपुर में शुरू हुई। दीप प्रज्वलन के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के सरकार्यवाही दत्तात्रेय होसबोले ने बैठक की शुरुआत की। बता दें कि हर 3 साल में होने वाली यह मीटिंग इस बार 6 साल में हो रही है। कोरोना की वजह से बीच में ही इसे टाल दिया गया था। जानकारी के मुताबिक बैठक में संगठन के प्रचार प्रसार की योजना पर चर्चा के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बातचीत की जाएगी। 17 मार्च तक चलने वाली इस बैठक में आरएसएस की दूरगामी योजनाओं पर भी मंथन होगा। नागपुर के रेशम बाग स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर परिसर में आयोजित इस बैठक में संघ के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 36 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। शताब्दी तो अगले 2025 के विजयादशमी से 2026 विजयादशमी तक होगी। इसलिए अगली विजयादशमी के पहले संघ का विस्तार अधिकाधिक व्यापक हो, कार्य का दृढ़ीकरण हो, इस पर सबका बल रहेगा। जो पंच परिवर्तन है, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण रक्षा, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य पालन और स्वदेशी का आग्रह, स्व का प्रगटीकरण समाज जीवन के हर क्षेत्र में हो, इन 5 विषयों को लेकर स्वयंसेवक सक्रिय होंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली की सत्र अदालत आज फिर से सुनवाई शुरू करेगी। मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर न होने पर एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में 2 शिकायतें दायर की थीं। इन शिकायतों के आधार पर निचली अदालत ने केजरीवाल को 2 समन जारी किए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सत्र अदालत में इन समन को चुनौती दी है। सत्र न्यायाधीश एसीएमएम के 7 मार्च के दूसरे आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज दलीलें सुनेंगे। इस आदेश के तहत केजरीवाल को 16 मार्च को तलब किया गया था। वहीं अग्निवीरों के तीसरे बैच की पासिंग आउट परेड आज ओडिशा में आईएनएस चिल्का में आयोजित की जाएगी। यह पासिंग आउट परेड लगभग 2600 अग्निवीरों के सफल प्रशिक्षण के समापन का प्रतीक है, जिसमें महिला अग्निवीर भी शामिल हैं। इन सभी ने आईएनएस चिल्का में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार इस आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे और वे सूर्यास्त के बाद पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन को अग्निवीरों के परिवार के सदस्य भी देखेंगे। उनके अलावा विभिन्न बड़ी-बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले पूर्व सैनिक और साथ ही कई खेल हस्तियां भी समारोह के दौरान उपस्थित रहने वाली हैं। नौसेना प्रमुख समापन समारोह में भाग लेंगे और विभिन्न प्रभागों को पुरस्कार एवं ट्रॉफियां प्रदान करेंगे। वे प्रशिक्षकों को द्विभाषी पत्रिका अंकुर का अनावरण भी करेंगे।
और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई परिषद बैठक में फिल्म नीति 2024 को मंजूरी मिली है। फिल्म नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी से फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। कम से कम 20 दिनों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में करने वाले फिल्म निर्माताओं को ही मिलेगी सब्सिडी। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर अधिकतम सब्सिडी 1.25 करोड़ रुपए होगी। सब्सिडी पाने के लिए फिल्म निर्माण की न्यूनतम लागत 10 करोड़ रुपए और कम से कम 25 स्क्रीनों में प्रदर्शित होनी चाहिए फिल्म। और इंडी गठबंधन को एक और झटका मिला है। असम में टीएमसी ने इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर अकेले लड़ने की घोषणा के बाद टीएमसी ने कल असम की 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने कोकराझार से गौरी शंकर सरानिया, बारपेटा से अबुल कलाम आजाद, लखीमपुर से घाना कांता चुटिया और सिलचर से राधाश्याम विश्वास को टिकट दिया है। केंद्रीय पशुपालन डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला आज राजकोट में सागर परिक्रमा पर पुस्तक और वीडियो का विमोचन करेंगे। सागर परिक्रमा का उद्देश्य मछुआरों के दरवाजों तक पहुंचना, उनकी शिकायतों का समाधान करना है। पुस्तक में 7 अध्याय हैं, जिनमें सागर परिक्रमा की उत्पत्ति, पश्चिमी तट, पूर्वी तट की यात्रा का अवलोकन और विस्तृत कवरेज और मुख्य यात्रा शामिल है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पूर्वी और मध्य भारत में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 20 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 20 मार्च तक झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेर क्षेत्र में 19 मार्च तक अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान केरल, माहे, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में उमस बनी रहेगी। वहीं कर्नाटक के उत्तर और भीतरी इलाकों में आज लू चलने की संभावना है। इस बीच आज राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है, जबकि 19 मार्च तक तापमान के 32 डिग्री सेल्सियस तक जाने की भी उम्मीद है। और अब खबर श्रीनगर से आ रही है। श्रीनगर के HMT के बाहरी इलाके में कल देर रात एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने के नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी। NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। NGO ADR की मांग है कि नए कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की वैधता को स्थगित किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति ने पूर्व IAS अधिकारियों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है और अभी कुछ देर पहले इन दोनों ने पदभार संभाल भी लिया है। इस नई चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्षी दल के नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट आज बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर भी सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज मसीही की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। कांग्रेस मथुरा जिला समिति महासचिव द्वारा दायर याचिका में मांग की गई है कि ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों की चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव करवाने चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ साथ अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो, थाई उप प्रधानमंत्री पारनपरी बहिदानुकारा और अन्य देशों के मंत्री सम्मिलित हुए। यह इस साल की पहली IEPF की बैठक थी। पिलर 2 से लेकर 4 पर आधारित इस मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान IEPF की मीटिंग में हिस्सा लेने वाले सभी देशों ने प्रस्तावित IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते पर चर्चा की और सभी ने पिछले साल नवंबर के बाद से लेकर अब तक हुए विकास की सराहना भी की। देश में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू भी हो गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता बढ़ेगी और साथ ही डीजल से चलने वाले 58 लाख भारी वाहन, 6 करोड़ कारें और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों का परिचालन व्यय कम होगा। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में 104 रुपए 21 पैसे। अगर कोलकाता की बात की जाए तो यहाँ 103 रुपए 94 पैसे है पेट्रोल का कीमत और वहीं चेन्नई में 100 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर कीमत हो गई है अब पेट्रोल की। अब डीजल की बात करें तो दिल्ली में 87 रुपए 72 पैसे, मुंबई में 92 रुपए 15 पैसे, कोलकाता में 90 रुपए 76 पैसे और चेन्नई में डीजल की कीमत 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देशवासियों के हित के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता को दर्शाती है। ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इलेक्शन से पहले रेट कम करने का, और हम काफ़ी तीर्थ यात्रा पे अभी जा रहे हैं तो हमारी तीर्थ यात्रा पे कम से कम हमें 200 से 300 रुपए की बचत होगी। हम अभी हल्द्वानी और जागेश्वर धाम जा रहे हैं, तो मोदी जी का ये कदम सराहनीय है और देश की जनता को अच्छा लगेगा। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता जा रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। तो पेट्रोल की भी बात है, अब पीछे सिलेंडर के भी 100 रुपये महिला डे वाले दिन भी किए थे उन्होंने, और बहुत खुशी की बात है और अच्छा भी लग रहा है। केंद्र सरकार ने जो ये 2 रुपये घटाए हैं बहुत अच्छी बात है और काफ़ी राहत देश को मिलेगी। लेकिन मेरा एक कहना है कि जो केंद्र सरकार कर रही है वो दिल्ली सरकार को भी करना चाहिए। तो देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आने से लोगों में उत्साह साफ नजर आ रहा है। मुंबई के लोगों की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी पर मुंबई वासियों ने खुशी जताई है। आइए आपको सुनवाते हैं। मोदी सरकार में जो हुआ है अभी 2 रुपये पेट्रोल का भाव बहुत अच्छा हुआ है और मोदी है तो मुमकिन है और सब अच्छा होते जाएगा। मेरा तो रोज का आना जाना होता है, इसलिए बजट में फर्क पड़ता है मुझे। हर दिन मुझे जैसे एक दिन के बाद भरना ही पड़ता है। वहीं अगर लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ भी लोगों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी होने पर खुशी जताई है और सरकार का आभार व्यक्त किया है। बहुत अच्छा कदम है सरकार का ये, और इससे जो हम लोग ज़्यादा महंगा पेट्रोल लेते थे उसमें बहुत कमी आई। अब लोग ज़्यादा इसको कंज्यूम कर सकेंगे, सुन के अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। बाजार पे प्रभाव मुझे लगता है ये पड़ेगा कि लोग ज़्यादा इसको ले सकेंगे अच्छा से और उसको कंज्यूम करने में दिक्कत नहीं होगी लोगों को। डेली भराने वालों के लिए बहुत अच्छा है, फायदा हुआ। मैंने 2500 का भराया अभी से 1 रुपया 2 रुपये, ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बड़ी खुशी की बात है, मगर रेट के लिए ध्यान है, मोदी जी की योजना को ध्यान देना चाहिए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अभी हमने 25 लीटर तेल लिया तो 50 रुपये फायदा तुरंत हो गया, तो हम महीने में तो अच्छा खासा फायदा हुआ लोगों को। भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर 2 रुपए की कमी दर्ज की है, उसका फायदा उपभोक्ताओं को मिल रहा है, इसका फायदा बाजार को भी मिलेगा। जिन लोगों से हमारी बात हुई उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की है कि उनकी जेब पर जो बोझ था वो थोड़ा सा कम होगा और गाड़ी चलाना आसान होगा। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ।
और आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। विश्व उपभोक्ता दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साल 1983 में पहली बार 15 मार्च के दिन उपभोक्ता दिवस को मनाया गया था। इसी के बाद हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। पूंजीवाद के इस युग में एक उपभोक्ता के नजरिए से आपको हर मोर्चे पर सजग रहना चाहिए। एक उपभोक्ता होने के नाते लोगों को कई अधिकार दिए गए हैं जिनके बारे में पता होना जरूरी है। इस दिन उपभोक्ता को जागरूक करने के उद्देश्य से कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वहीं ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी के सबसे पसंदीदा माध्यमों में से एक के रूप में लगातार उभरा है। इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही त्वरित उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए ई-दाखिल पोर्टल और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए मरम्मत का अधिकार पोर्टल बनाने की शुरुआत भी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना राप्ती नगर विस्तार और स्पोर्ट्स सिटी की आधारशिला रखेंगे। आज दोपहर में मानबेला में सीएम लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बदलते और विकसित होते गोरखपुर में आवासीय जरूरतों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इन जरूरतों को पूरा करने के लिए जीडीए ने राप्ती नगर विस्तार एवं स्पोर्ट्स सिटी नाम से टाउनशिप की परियोजना तैयार की है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आज मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 4 मंजिला फार्मेसी बिल्डिंग का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों के भविष्य को राष्ट्र के भविष्य के रूप में देखती है। केंद्र अपनी ओर से पूंजी से लेकर प्रतिभा तक विभिन्न मोर्चों पर उनके संसाधन को बेहतर बनाने के लिए बीते 10 सालों में हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी पहल इस दिशा में एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में व्यापक योगदान देता है। बीते 10 वर्षों में एमएसएमई सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार एमएसएमई क्षेत्र के लिए 5 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इनमें ऋण तक पहुंच, बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यापार करने में आसानी और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भावना शामिल है। एमएसएमई के बजट में 6 गुना से भी अधिक की वृद्धि की गई है। 26 से अधिक योजनाओं की शुरुआत की गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का बजट 2024-25 में 22,137.95 करोड़ हो गया है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के मुताबिक देश में दिसंबर 2023 तक पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या 3,16,05,581 थी। एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के मुताबिक देश में 4 दिसंबर 2023 तक पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की कुल संख्या 1,17,36,406 है। फरवरी 2024 तक 1.40 करोड़ से अधिक एमएसएमई का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। देश के उद्यमियों को आर्थिक तौर पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए केंद्र सरकार ने उनके लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है। ट्रस्ट 20 लाख रुपए तक के ऋण देने के लिए सूक्ष्म नैनो उद्यमों के लिए सहायता और अवसर प्रदान करने का काम कर रहा है। ऐसे ही एक और योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना से कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 30 दिसंबर 2023 तक पीएम विश्वकर्मा के तहत कुल 48.80 लाख नामांकन किए गए हैं। वहीं कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ पीएलआई योजना को भी मंजूरी दी गई है। मेड इन इंडिया खिलौने के निर्यात को और बढ़ाने के लिए भी सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए
और भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मसलन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, श्री फंड, बुनियादी ढांचा एवं क्षमता निर्माण, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना यानी स्फूर्ति योजना, कौशल विकास योजना, SC, ST और पूर्वोत्तर क्षेत्र में MSME को बढ़ावा देने की योजना, ग्रामोद्योग विकास योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, जिसके तहत विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में MSME की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। कोविड के दौरान विशेष रूप से महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने में भी MSME सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई। उम्मीद की जानी चाहिए कि लचीली और समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत का MSME सेक्टर यूं ही अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में हर क्षेत्र में विकास को गति मिली है। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सरकार की योजनाओं का असर यहां साफ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री समाज के उत्थान और समाज के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर नजर आए हैं। फिर चाहे स्वच्छ और स्वस्थ भारत अभियान की बात हो या सबका साथ सबका विकास को सार्थक करने की। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में गरीब, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ध्यान में रखते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने अपने परिवारजनों यानी जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया है। यही वजह है वो समाज के हित में जनहित के मुद्दे उठाने और जन सहयोग से उनका समाधान निकालने वाले समाज सुधारक भी हैं। सामाजिक क्षेत्र में आए अमूलचूल परिवर्तन सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का नतीजा ही है। पिछले 10 वर्षों में हुए बदलाव पर नजर डालें तो 2014 तक 1.8 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ था, जबकि 2024 तक 11.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। 2014 तक देश में केवल 37% ही हिस्सा ODF में था। सितंबर 2023 तक 75% से अधिक हिस्सा ODF के दायरे में आया। 2014 में कचरे का 15 से 16% ही वैज्ञानिक प्रसंस्करण हो पाता था। वर्तमान में 76% कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जाता है। वर्ष 2014 से DAY NRLM के तहत 7.33 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल किया गया। जल संरक्षण के लिए दिसंबर 2023 तक 68,521 अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से करीब 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिला। इसके साथ ही समाज के उत्थान के लिए शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2014 और 15 की तुलना में 2021 और 22 में 26.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। महिला नामांकन 2014 और 15 की तुलना में 2021 और 22 में 32% की वृद्धि के साथ 2.07 करोड़ रहा। 2014 के 38,498 उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़कर अब 2023 में 43,796 हो गई है। 2014 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 हुआ करती थी, अब ये बढ़कर 2024 में 706 हो चुकी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से करीब 1.40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। 2014 में ITI की संख्या 10,119 से बढ़कर 2022 में 14,953 हुई। गरीब और वंचितों के लिए पेंशन और बीमा कवर योजना की शुरुआत की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लोगों को मिला निशुल्क स्वास्थ्य लाभ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश को 10 नए एम्स भी मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हाल ही में 16वीं किश्त जारी हुई थी। 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को PM किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय व्योश्री योजना से 3,15,823 लाभार्थियों को 12,91,013 सहायक उपकरण वितरित हुए। नशा मुक्त भारत अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। 136 नए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना के साथ पुनर्वास सुविधाओं में भी वृद्धि हुई। इसके साथ ही
पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना हो या फिर हर घर नल से जल, सरकार की इन सभी योजनाओं का असर ही है जिससे पूरे विश्व में भारत की छवि निखर कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के उत्थान और राष्ट्र कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि ये देश उनके लिए एक परिवार है और अपने परिवार की स्थिति में सुधार के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है, जिसकी बदौलत भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आज नई दिल्ली में एक रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पिछले 10 सालों के दौरान भारत ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को जाता है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बेहद अहम भूमिका होगी। हाल के वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। पिछले एक दशक के दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा को दर्शाती एक रिपोर्ट गुरुवार को जारी हुई। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि देश में पहली बार हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है, जिसने आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है। उन्होंने कहा कि विज्ञान ही पिछले 10 साल में भारत के तीव्र विकास का माध्यम बना है। When we talk of science and science success stories which have placed India on the world pedestal, we would not be able to do so without giving credit to Prime Minister Modi. In space, we had Chandrayaan, that's only last year. Today, we are there on the southern pole even before others. Same is the Aditya L1, which has placed us among 2 or 3 nations. And now we are ready with Gaganyaan. And the 4 of these Air Force officers who have been selected for that are actually being sought by Americans to accompany them to the International Space Station. भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने कहा कि सरकार के स्टार्टअप इंडिया अभियान ने देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1,18,000 तक पहुंच गई है। This report highlights the Startup India initiative that has catalyzed startup culture and built a strong and inclusive ecosystem for innovation and entrepreneurship. It highlights various enabling measures like Startup India Seed Fund, faster exit for startups, tax exemption, and credit guarantee scheme, and many others that supported startup systems, and India witnessed phenomenal growth. As of March 2023, it was 95,726. And as of last month, it was 1,18,000 startups recognized by DPIIT across 57 sectors covering 669 districts. रिपोर्ट में स्टार्टअप क्षेत्र में उपलब्धियों के अलावा अंतरिक्ष, रक्षा क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा क्षेत्र, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और दूरसंचार समेत तमाम क्षेत्रों में पिछले 10 साल के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स में घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग
गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश दुनिया की काफी रेटिंग्स एजेंसी ने भारत की विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पहले के 6.5% से बढ़ाकर 7% तक कर दिया है। फिच रेटिंग्स का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने मजबूत विस्तार जारी रखेगी। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि जुलाई से दिसंबर तक भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर में कटौती कर सकता है। फिच ने उम्मीद जताई है कि साल 2024 के अंत तक भारत की सीपीआई खुदरा महंगाई दर सीपीआई इन्फ्लेशन धीरे धीरे घटकर 4% हो जाएगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि इमर्जिंग इकोनॉमी में खासकर भारत की ग्रोथ मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में विकास दर 7.8% रह सकती है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि केंद्रीय बैंक आरबीआई जुलाई से दिसंबर में रेपो रेट घटा सकता है। इस बीच फिच ने चीन के 2024 के पूर्वानुमान को 4.6% से घटाकर 4.5% कर दिया है। हाल ही में मूडीज ने साल 2024 भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.1% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। यूएनजीए में भारत ने अन्य देशों के साथ इस प्रस्ताव को लेकर संयुक्त बयान जारी किया है। एआई प्रणालियों से संबंधित इस प्रस्ताव को भारत समेत 54 सदस्य देश को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस प्रस्ताव पर महासभा ने 21 मार्च को चर्चा हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे कि गरीबी, वैश्विक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा आदि मुद्दों के समाधान के लिए सदस्य देशों को सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद एआई सिस्टम के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आपको बता दें कि यूएनजीए सदस्य देशों में एआई के विकास और डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए खुद को प्रतिबद्ध मानता है। अमेरिका का मानना है कि एआई मानव विकास को गति देने में मदद करेगा। इसी के साथ अमेरिका ने चेताया है कि एआई से गलत उपयोग से वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वहीं रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। 94,000 केंद्रों पर 3 दिन तक वोटिंग चलेगी। लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट डालने का भी विकल्प है। मॉस्को सहित 29 अलग अलग क्षेत्रों में ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। 4.7 मिलियन से अधिक लोगों ने ऑनलाइन वोट करने के लिए आवेदन किया है। व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। गजा में गुरुवार को हुए 2 अलग अलग हमलों में 29 लोग मारे गए। वहीं इन हमलों में 150 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। पहली घटना मध्य गजा पट्टी में अल नुसीरत शिविर में एक सहायता वितरण केंद्र पर हवाई हमले में 8 लोग मारे गए हैं, जबकि दूसरी घटना उत्तरी गजा चौराहे पर सहायता ट्रकों का इंतजार कर रही भीड़ पर इजरायली गोलाबारी में कम से कम 21 लोग मारे जाने और 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर ने मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हादसे के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं मौजूद कुछ लोगों ने बताया है कि किसी तोप या टैंक से हमला किया गया था। वहीं इजराइल ने सहायता वितरण केंद्र पर हमला करने से इनकार किया है। जॉर्जिया चुनाव हस्तक्षेप मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ आरोपों को न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। हालांकि अभियोग में कई अन्य आरोप बरकरार हैं। फुलटन काउंटी सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश ने आदेश में कहा है कि 6 मामलों को रद्द किया जाना चाहिए, जिसमें 2024 के संभावित रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप के खिलाफ 3 मामले भी शामिल हैं। लेकिन आदेश में अन्य आरोपों को बरकरार रखा गया है। न्यायाधीश ने लिखा है कि अभियोजक उनके द्वारा खारिज किए गए आरोपों पर नए केस शुरू करने की मांग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से अन्य खबरों में अर्जेंटीना की सेनेट ने राष्ट्रपति जेवियर माइली द्वारा लाए गए आर्थिक सुधारों के विशाल मेगा डिक्री को खारिज करने के लिए वोट किया है।
माइली सरकार द्वारा लाई गई डिक्री के पक्ष में मात्र 25 वोट पड़े, वहीं इसके विपक्ष में 42 वोट पड़े। डिक्री एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आर्थिक सुधारों से संबंधित 600 से ज्यादा आर्टिकल शामिल हैं। अर्जेंटीना की बीमारू अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे राष्ट्रपति माइली ने दिसंबर में पदभार संभाला था। उनकी सरकार के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि माइली एक अर्थशास्त्री हैं जिनकी पार्टी सदन में अल्पमत में है। माइली सरकार निजीकरण से लेकर श्रम सुधारों तक के उपायों को लागू करने के प्रयासों में जुटी हुई है, लेकिन उन्हें अपने फैसलों के लिए देश में लंबे समय से भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खेल और कारोबार से जगत की जुड़ी खबरें जारी रहेंगी। आप जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया की ली जी जिया से होगा। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक वैसे 4 बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें से 3 बार जीत लक्ष्य सेन को मिली है, जबकि 1 बार जिया मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन को 24-22, 11-21, 21-14 से मात दी थी। 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और 70 से ज्यादा राष्ट्रीय पदक जीत चुकी भारतीय निशानेबाज मनु भाकर को भरोसा है कि जो काम उनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में नहीं हुआ, वह काम इस बार वह पेरिस ओलंपिक में जरूर करना चाहेंगी। पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर चुकी मनु की नजर आगामी ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने पर है और उनका मानना है कि इस अहम प्रतियोगिता से पहले हर स्तर पर वह खुद को मजबूत बना रही हैं। मनु से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। हमारे साथ भारतीय निशानेबाज मनु भाकर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी तैयारियों को जानते हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य विषयों के बारे में भी उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारी जो है इस ये ओलंपिक वर्ष है किस तरह की चल रही है? बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी तैयारियां चल रही हैं। तो लगभग सारी चीज़ें की टेक्निकल से लेकर मेंटल से लेकर फिज़िकल हर तरीके से हम अपने आप को पूरा का पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं कि फाइनल मोमेंट पे जब हम फाइनली हम शूट करेंगे, फाइनली हम कंपटीशन बड़े कंपटीशन में जाएंगे, ओलंपिक गेम्स में जाएंगे, तो कोई भी इशू ना रह जाए, कोई भी चूक ना रह जाए। जी, उतार चढ़ाव आपके करियर में पहले भी आते रहे, लेकिन उनको मात देते हुए आपने ओलंपिक का कोटा जो है वो भी हासिल किया और अपने आप को एक नए सिरे से आप सामने लेकर के आ रही हैं। कैसे देखती हैं इस पूरे सफ़र को? मैं समझती हूँ कि उतार चढ़ाव हर एक के जीवन का एक इनसेपरेबल हिस्सा है, मतलब आप अलग ही नहीं कर सकते हो उस चीज़ को। और मेरे साथ मेरे करियर में पर्सनली बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं। किसी कंपटीशन में बहुत ही अच्छा किया है, किसी कंपटीशन में उतना अच्छा मैं नहीं कर पाई हूँ। तो उतार चढ़ाव जब तक हम उन चीज़ों से सीखेंगे नहीं तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इन चीज़ों को एक मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए कि हमें ठीक है, एक ख़राब मैच हो गया या फिर एक ख़राब एग्ज़ाम हो गया, कुछ भी, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए उसी दिन से तैयारी शुरू। पिछले 10 वर्षों के दौरान जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा खेलों को एक नया माहौल दिया गया है, देश में हम देख रहे हैं नई खेल क्रांति आकर सामने आई है। चाहे वो सुविधाओं की बात हो, चाहे आर्थिक तौर पे बात हो, चाहे खिलाड़ियों को एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात हो, तो एज एन एथलीट जब इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी जो टॉप स्कीम से जो सुविधा मिल रही है, जो खेलो इंडिया का एक मंच सामने आया है, तो एज एन एथलीट उसको ये किस तरह से बेनिफिट कर रही हैं और कैसे एक एथलीट की जो लाइफ है उसमें चेंज आया है, वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे।
जी, मेरे ख्याल से हम सबको पता है, हमने जैसे देखा है इन कुछ सालों में, मेरे ख्याल से 4 या 5 सालों में जो बदलाव हमने खुद देखा है, मेरी तो आंखों के सामने ही हुआ है कि खेलों का प्रचार तो ठीक है, पर उसके अलावा सपोर्ट, मतलब असलियत में सपोर्ट करना, कि खिलाड़ियों के लिए अलग अलग स्कीम्स बनाई गई, जैसे टॉप स्कीम है, मैं उसका एक हिस्सा हूँ, जो टॉप ऑफ ओलंपिक पोडियम स्कीम है, और वो सरकार के द्वारा है कि कोई भी जो इंडिया के टॉप 3 या टॉप 5 या टॉप 6 एथलीट्स होंगे, उन सबको वो सपोर्ट करेंगे, जो मंथली कुछ उनको सपोर्ट देंगे फाइनेंशियली और इक्विपमेंट का कुछ देंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, देखने को मिली है मुझे भी, और खेलों का प्रचार काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है, स्पेशली खेलो इंडिया स्कीम की वजह से। बहुत सारे यंगस्टर्स, जो बहुत सारे नए बच्चे आ रहे हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि ठीक है, हमें टैलेंट है, पर हम करेंगे कहाँ। नेशनल सीधा एक बड़ा स्टेज हो जाता है, बट खेलो इंडिया जैसी स्कीम मेरे ख्याल से बहुत सारे टैलेंट्स को तराशा है इन्होंने। तो ये है मनु भाकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पेरिस ओलंपिक को लेकर के उनकी तैयारी बेहतरीन है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये भी मान रही हैं कि जिस तरह से सरकारी मदद जो है वो अब खिलाड़ियों के, कहना चाहिए एक तरह से दरवाजे तक पहुंच रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे मेडल को लाने में। कैमरामैन संजीव के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आज विश्व नींद दिवस है। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। नींद की समस्याएं काफ़ी लोगों को परेशान करती हैं। कई कारक हैं जो नींद को प्रभावित करते हैं। अच्छी नींद के लिए क्या करना ज़रूरी है, देखिए इस रिपोर्ट को। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नींद न आना और नींद से जुड़ी अन्य समस्याएं बेहद आम हो गई हैं। हमारी जीवन शैली के कई कारक नींद पर प्रभाव डाल रहे हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में नींद संबंधित समस्याएं देखी जा रही हैं। नींद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और सोने के टाइम हमारे शरीर के बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। मोस्टली ये रिपेयर प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि ब्रेन जो है, ब्रेन से ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जो अभी नया सिस्टम पाया गया है, वो ब्रेन के सारे टॉक्सिन्स को एक वैक्यूम क्लीनर के जैसे क्लीन कर देता है। अगर नींद अच्छी होगी, ये टॉक्सिन्स ब्रेन में अक्यूमुलेट नहीं होंगे, जमा नहीं होंगे और डिमेंशिया या मेमोरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसके अलावा हार्मोनल जो सिक्रीशंस है बॉडी के, वो भी मॉर्निंग में अलग और रात में अलग और नींद में अलग होते हैं। अगर ये इम्बैलेंस होगा तो डायबिटीज़ जैसी बीमारियां बाहर होंगी, थायराइड की बीमारियां बाहर होंगी। तो इंसोम्निया जिनको है या स्लीप डिप्राइव जो हैं, जो नींद पूरी तरीके से अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, उनको कैंसर भी बढ़ता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, मोटापा, मेमोरी प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स नींद की कमी से आती है। कई कारक हैं जो नींद को प्रभावित कर सकते हैं। तनाव, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक दर्द, खर्राटे, नींद संबंधित विकार, रोशनी, विमान यात्रा से हुई थकान, कुछ दवाएं, सोने का स्थान और वातावरण, सोने का समय, कैफीन और शराब का सेवन, इन सभी कारकों का प्रभाव व्यक्ति की नींद पर पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि हम स्लीप डिप्राइव स्टेट में कोई भी इम्पोर्टेंट काम ना करें, पर्टिकुलरली ड्राइविंग। चाहे आप पायलट हो, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हो, चाहे आप पर्सनल व्हीकल चला रहे हो, आपकी नींद वो गाड़ी को चलाने के पहले पूरी होनी चाहिए, ताकि आपको रास्ते में, हाईवे पे नींद ना आए और एक्सीडेंट ना हो। नींद की समस्याएं काफी लोगों को परेशान करती है। नींद का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। यदि नींद न आना रोज की बात बन जाए तो इसका असर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। जो 7 से 8 घंटे नींद है मिडिल एज में, वो लेना बहुत जरूरी है। हमारे संस्कृति में योग निद्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है। हमने एम्स में रिसर्च किया है, जिसमें पाया गया है कि योग निद्रा से नींद की क्वालिटी इंप्रूव होती है और इंसोम्निया कम होता है। ये अपने आप घर में किया जा सकता है। उसके अलावा स्लीप हाइजीन की प्रैक्टिसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
अच्छी नींद आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए उपयोगी है, इसलिए कुछ सावधानियों का पालन करके अपनी नींद को बेहतर बनाएं, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। यदि आपको नींद की समस्या हो रही है तो इसे लेकर लापरवाही न करें, एक विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं, जानें कि नींद की समस्या का कारण क्या है और उसका सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।